स्वागत है आपका स्टॉक मॉड्यूल के वीडियो ट्यूटोरियल में। आइए चलें सीखते हैं कैसे हम अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए स्टॉक मॉड्यूल्स को ERP 2.0 में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। चलता हूं मैं लॉगिन स्क्रीन पर। लॉगिन स्क्रीन में मैं अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल रहा हूं। लॉगिन करने के बाद मैं पर्टिकुलर अपने डैशबोर्ड पर आ चुका हूं। इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स यहाँ पर व्यू हो रहे हैं। इसमें आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वो है अपना स्टॉक मॉड्यूल। स्टॉक मॉड्यूल को मेनली हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है: डैशबोर्ड, मास्टर, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। मैं जैसे डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं 3 सेक्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे: मास्टर्स, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। फर्स्ट जो मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम स्टॉक मॉड्यूल्स में क्या कर पाएंगे, क्या हमें ये हेल्प करेगा अपने ERP 2.0 में कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए। जनरली जो स्टॉक मॉड्यूल है, इसके अंदर हम अपने डिपार्टमेंट वाइज सारा डेटा मेंटेन रख सकते हैं। कितने डिपार्टमेंट में कितने आइटम्स पड़े हुए हैं, उसका बैलेंसिंग क्या रहेगा, उसकी वैल्यूएशन समरी रिपोर्ट्स, प्लस अगर आपके यहाँ पर कोई भी इंडेंट बनता है या परचेज रिक्वेस्ट आती है, या आप किसी वेंडर्स को अगर आप PO देना चाहते हैं, PO अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जनरेट करना चाहते हैं, उसका पेमेंट, उसका गेट पास, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी स्टॉक मॉड्यूल के अंदर। फर्स्ट मैं आपको स्टार्ट करता हूँ मास्टर सेक्शन से। कैसे हम मास्टर्स के अंदर सारा डेटा अपडेट कर पाएंगे, कैसे हम उसका स्टॉक रजिस्टर के अंदर एंट्री कर पाएंगे। चलते हैं फर्स्ट मास्टर्स पे। मास्टर्स के अंदर फर्स्ट फॉर्म है अपना स्टॉक डिपार्टमेंट्स। स्टॉक डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं, जब मैंने फॉर्म ओपन किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है सर्चिंग, लिस्टनिंग एंड एड न्यू मीन्स फॉर्म। अगर आपको कोई भी नया डिपार्टमेंट क्रिएट करना है या डिपार्टमेंट जो भी आपने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, अगर उन्हीं को डिपार्टमेंट वाइज सर्च करना है तो वो सारी चीज़ें आप स्टॉक डिपार्टमेंट्स में क्रिएट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उसी की आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लिस्टिंग में आपको 10 रिपोर्ट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। वो डिपार्टमेंट्स किस पेरेंट डिपार्टमेंट का है, उसके इंचार्ज कौन होंगे, वो सारी चीज़ें हैं जो कि मैं ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट्स के लिए बना चुका हूँ। लिस्टिंग में आपको 10 रिपोर्ट शो हो रहे हैं। आपको एक साथ सारे रिपोर्ट्स एक साथ देखने हैं। आप उनकी रिपोर्ट्स की जो लिमिट्स है वो आप उसको बढ़ा दीजिए, तो आपको सारे डिपार्टमेंट जो भी आपने क्रिएट किए हैं वो डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ पर व्यू हो जाएंगे। प्लस आप डिपार्टमेंट वाइज भी डेटा सर्च कर सकते हैं। अगर आप डिपार्टमेंट वाइज किसी को सर्च करना चाहते हैं कि अभी तक आपने वो डिपार्टमेंट क्रिएट किया है नहीं किया है, तो आप डिपार्टमेंट वाइज यहाँ सर्च कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिपार्टमेंट्स आपको नीचे लिस्टिंग में दिख जाएगा। सेम थिंग आप एक्सपोर्ट पे प्रिंट पे जब क्लिक करेंगे तो जो मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको एक रिपोर्टिंग में, एक्सपोर्ट में रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं आपके सामने हर एक जो भी आप स्टॉक के अंदर फॉर्म्स आप देखेंगे उसके अंदर हमने ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्लस का। इट मीन्स जो भी आपको लिस्टिंग में डेटा दिख रहा है वो आपको एक्सपोर्ट के अंदर डायरेक्टली आप उसको एक्सपोर्ट टू PDF, एक्सपोर्ट टू एक्सेल या एक्सपोर्ट टू CSV या सेंड ईमेल में अगर आपको किसी को मेल के थ्रू ये रिपोर्ट सबमिट करनी है, सेंड करनी है, तो उस केस में आप अपनी जो भी जिसको भी आप मेल करना चाहते हैं उसकी मेल ID डाल दीजिए, सब्जेक्ट नेम जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं, मैसेज जो भी आप इसके साथ थ्रू करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट। आप वो जो रिपोर्टिंग जो आप रिपोर्ट्स भेजना चाहते हैं, आपको उसको PDF के फॉर्मेट में भेजना है, उसको एक्सेल में भेजना है, तो मैं जो भी फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट करूँगा उसको सेंड करूँगा तो मेरा मेल भी सेंड हो जाएगा। जो भी मेरे को लिस्टिंग में डेटा दिख रहा है वो आप उसको मेल के थ्रू भी आप उसको सेंड कर सकते हैं। एक्सपोर्ट प्लस के अंदर हमने फील्ड्स प्लस टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिया है कि आपको जो भी फील्ड आपको लिस्टिंग में व्यू हो रहे हैं उसमें से कौन सा फील्ड है जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप उस फील्ड को अनअसाइन कर सकते हैं। जैसे मैं डिफ़ॉल्ट का फील्ड है यहाँ से अनअसाइन कर देता हूँ और इसी के अकॉर्डिंग मैं एक रिपोर्ट जनरेट करना चाहता हूँ जिसमें शो सीरियल नंबर, यूज़र नेम, डेट एंड टाइम, उस पर जो भी मैं रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूँ उसका ओरिएंटेशन मुझे क्या रखना है, वो लैंडस्केप फॉर्मेट्स में जनरेट होनी चाहिए, पोर्ट्रेट पे। आपका जो पेपर साइज़ है वो A4 का है, A5 का है, लीगल लेटर का जो भी है, प्लस कॉलम विड्थ या कॉलम अलाइनमेंट्स का आपको कुछ चेंज करना है। जैसे कॉलम अलाइनमेंट्स आपको जो भी रिपोर्ट्स में दिख रहे हैं वो आपको राइट अलाइन करने हैं या सेंटर अलाइन करना है, आप यहाँ से उसका कॉलम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। कॉलम की विड्थ है उसकी साइज आप यहाँ सेट कर सकते हैं। साथ साथ में आप देख सकते हैं रिमार्क कॉलम भी आपको दिख रहा है।
हर एक रिपोर्ट को जनरेट करने के बाद आप ये चाहते हैं कि रिमार्क्स के अंदर मैं कुछ एक अपने कैरेक्टर्स यहाँ डाल दूँ कि जो भी मैं रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूँ तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, तो वो रिमार्क के थ्रू अपन उसको अपडेट कर सकते हैं। और ये जो आप सेटिंग करते हैं, आप चाहते हैं कि हमेशा के लिए मेरा एक ये टेम्पलेट बन जाए और मैं इसी टेम्पलेट को, रिपोर्ट टेम्पलेट को सेलेक्ट करूँ और उसके अकॉर्डिंग मेरा डेटा मिल जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप टेम्पलेट का नेम बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बनाया डिपार्टमेंट लिस्ट, आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आप उसका, आपको रिपोर्ट टाइटल क्या रखना है, जो भी आप टेम्पलेट बना रहे हैं उसका रिपोर्ट टाइटल आपको क्या रखना है तो आप यहाँ रख सकते हैं। और इसको जब मैं सेव करता हूँ, जैसे यहाँ मैंने डाल दिया है रिमार्क के अंदर लिस्ट। एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आप टेम्पलेट बना के सेव करते हैं, प्लस आपको टाइटल का नेम चेंज करना है। जो भी आपको रिपोर्ट्स में जो टाइटल नेम दिख रहा है, जो कि अभी मैंने आपको एक्सपोर्ट में बताया था, तो यहाँ जैसे आपको पेरेंट डिपार्टमेंट नेम की जगह से पेरेंट डिपार्टमेंट ही रखना है। और ये आपका टेम्पलेट है, डिपार्टमेंट लिस्ट मैंने सेव सक्सेसफुली, टेम्पलेट मेरा बन चुका है। नेक्स्ट टाइम में जब आप एक्सपोर्ट प्लस ओपन करेंगे तब वो आपको रिपोर्ट टेम्पलेट यहाँ पर भी हो जाएगा। अब इसी को मेरे को मेल करना है या HTML फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में मुझे रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो मैं यहाँ से इसकी PDF की रिपोर्ट फॉर्मेट यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक ही सेंट्रल स्टोर दिख रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी जो सर्चिंग में जो सर्च किया था तो वही डेटा यहाँ पर लगा। अगर आपको सारे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट देखनी है तो आप वहाँ देख सकते हैं। जैसे ये PDF फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, तो इसको मैंने जो टाइटल का नेम था वो मैंने चेंज किया था, डिपार्टमेंट नेम पेरेंट डिपार्टमेंट नेम था, उसकी जगह मैंने इसे पेरेंट डिपार्टमेंट रखा। प्लस जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ रहा था वो ऑप्शन भी मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मेरा वो पर्टिकुलर टेम्पलेट यहाँ बन चुका है। तो आप देख सकते हैं, जब अपन ने एक्सपोर्ट टू PDF रिपोर्ट देखा था और एक्सपोर्ट वाली रिपोर्ट देखी थी तो ये वाली रिपोर्ट आ रही थी, तो इसके अंदर ये फील्ड और सीरियल नंबर का जो फील्ड है वो आपने जो एक्सपोर्ट प्लस में जो टेम्पलेट बनाया है उसके अंदर वो कॉल नहीं हो रहा है। तो सेम थिंग अगर आप एक्सपोर्ट प्लस में ओपन करेंगे तो आपको टेम्पलेट यहाँ पर दिख जाएगा। तो हमेशा आप डिपार्टमेंट लिस्ट जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मेट सेट होकर दिखेगा, और जब आप इसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो आपको ये डेटा कॉल दिखेगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर नीचे यूज़र नेम, डेट एंड टाइम, किस यूज़र ने रिपोर्ट जनरेट करी तो उसका यूज़र का नेम, उसका डेट एंड टाइम, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स था मेरा नया फॉर्म, न्यू फॉर्म। मीन्स कोई भी अगर मेरे को डिपार्टमेंट क्रिएट करना है तो मैं फर्स्टली अपना डिपार्टमेंट एड न्यू पर क्लिक करके मैं अपना डिपार्टमेंट क्लिक कर सकता हूँ, एंटर कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने डिपार्टमेंट वाइज जो सर्च किया हुआ था, अगर मेरे को सारा डेटा एक साथ ही प्रिंट करके देखना है तो मैं सर्च पे क्लिक करूँगा, एक्सपोर्ट पे जाऊँगा, रिपोर्ट में अपनी डिपार्टमेंट लिस्ट, एक्सपोर्ट प्रिंट। तो आप देख सकते हैं मेरे को सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर। अब मेरे को कोई नया डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, जैसे आप मान लीजिए मेरे को एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, मैंने यहाँ क्रिएट किया। एडमिन ऑफिस करके बनाया, इसको मैंने पेरेंट डिपार्टमेंट, अगर ये आपका पर्टिकुलर कोई पेरेंट डिपार्टमेंट है तो आप इसको पेरेंट डिपार्टमेंट बना सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी पेरेंट डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कैटेगरी और सब कैटेगरी लेवल तक ही हम उसको मैनेज करते हैं। मीन्स आपके 2 डिपार्टमेंट हैं या मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, पर आपका जो मेन डिपार्टमेंट हो, जो पेरेंट डिपार्टमेंट होगा, जहाँ से आपको जो आपका माल रिसीव होता है या माल ट्रांसफ़र होता है, आइटम जो ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं हम 2 कैटेगरी मैनेज करते हैं, पेरेंट डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट। जैसे मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं मैंने सेंट्रल स्टोर बना रखा है, और सेंट्रल स्टोर के अंदर मेरे सारे सब डिपार्टमेंट चल रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में डिपार्टमेंट नेम में। ये मैस जो है ये सेंट्रल स्टोर का सब डिपार्टमेंट है, हॉस्टल भी है, ये भी मेरा सेंट्रल स्टोर का सब डिपार्टमेंट। अगर आपके यहाँ पर 2 मेन पेरेंट डिपार्टमेंट चलते हैं तो आप 2, 3 जैसा चाहें वैसे अपने डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। बस अगर वो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है तो उस केस में आपको पेरेंट डिपार्टमेंट नेम कोई भी सेलेक्ट नहीं करना है, आपको जस्ट उसका नेम डाल के उसको सेव करना है। बट अगर एडमिन ऑफिस जो है वो भी आपके सेंट्रल स्टोर के सब डिपार्टमेंट में मैनेज होता है तो आप उसको उसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। अकाउंट कंपनी, जो भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा वो किस कंपनी से होगा, तो अकाउंट्स कंपनी अपन यहाँ पर उसका जो भी अकाउंटिंग होगा वो किस कंपनी के थ्रू मैनेज हो रहा है तो उस डिपार्टमेंट का, तो वो डिपार्टमेंट के ऊपर अपन कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो परचेज लेजर, जिस भी डिपार्टमेंट का जो भी आप ऑटो परचेज लेजर सेट करना चाहते हैं तो अपन यहाँ से उसका ऑटो परचेज लेजर सेट कर सकते हैं। इस डिपार्टमेंट का कौन आपका स्टॉक इंचार्ज होगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेट एज डिफॉल्ट फ्लैग्ड फॉर शॉप कंज्यूम आइटम्स ऑन ट्रांसफरिंग। अब जो भी आइटम्स, जो भी डिपार्टमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं
और आप चाहते हैं कि वो आपका एक डिफ़ॉल्ट डिपार्टमेंट बन जाए, हम उसको यहाँ से क्लिक कर सकते हैं फ्लैग फॉर शॉप। कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे होते हैं जिसको आपको शॉप के थ्रू मेंटेन करना है या शॉप की तरह आपको उसको मेंटेन करना है। फ्लैग फॉर शॉप बेसिकली वही होगा, अगर आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई शॉप का मॉड्यूल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं या शॉप मॉड्यूल आपने परचेज़ कर रखा है हमसे, और आपके यहाँ पर कोई भी स्टेशनरी की शॉप आपने बना रखी है और आप बच्चों को स्टेशनरी के थ्रू आप बच्चों को सेल करते हैं, कोई भी आइटम आप सेल करना चाहते हैं, तो आपने जो भी अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में शॉप यूज़ करते हैं तो उस केस में आप पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट के लिए आप उसको फ्लैग फॉर शॉप क्रिएट कर सकते हैं। दैन कंज्यूम आइटम्स ऑन ट्रांसफरिंग, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो नॉन कंज्यूमेबल होते हैं, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कंज्यूमेबल होते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि जैसे हम आइटम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो आपके डिपार्टमेंट से कंज्यूम हो जाए, तो आप इसको यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी आइटम ट्रांसफ़र करेंगे कंज्यूमेबल आइटम, तो उस केस में वो आपका आइटम जो है नॉन कंज्यूमेबल आइटम, उस केस में वो आइटम जो है आपके डिपार्टमेंट से कंज्यूम हो जाएगा, वो पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट्स के लिए अपडेट हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने अभी जैसे एडमिन ऑफिस डिपार्टमेंट बनाया, वो सेंट्रल स्टोर में है, एडमिन ऑफिस रिक्वेस्ट करता है, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्म्स और इसके अंदर कि रिक्विजिशन और हम जब परचेज करते हैं तो इसके बाद अपना ओपनिंग बैलेंस, करंट बैलेंस कैसे अपडेट होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाऊंगा। रिक्विजिशन अप्रूवल रिक्वायर्ड, रिक्विजिशन सैंक्शनिंग रिक्वायर्ड, पेमेंट चेकिंग रिक्वायर्ड, पेमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड और परचेज रिक्वेस्ट अप्रूवल रिक्वायर्ड। ये कुछ एक सेटिंग्स हैं जो ऑलरेडी हमने डिपार्टमेंट में दे रखी है। तो इट मीन्स आप अगर कोई भी रिक्विजिशन करते हैं, आप डिपार्टमेंट के लिए कोई भी रिक्विजिशन करते हैं तो उसका सैंक्शन अप्रूवल आपको रिक्वायर्ड है, यस है तो आप उसको चेकबॉक्स कर दीजिए। पेमेंट चेकिंग रिक्वायर्ड, आप जब पेमेंट करते हैं तो उसका भी आपको कुछ अपडेट रखना है, तो आप उसको चेक रिक्वायर्ड पे आप क्लिक कर दीजिए। पेमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड एंड परचेज रिक्वेस्ट अप्रूवल मीन्स आप या जो भी आपने डिपार्टमेंट से आपने कोई रिक्विजिशन करी है उसका सैंक्शन अप्रूवल आपको रिक्वायर्ड है, या आपने कोई भी वेंडर से माल मंगवाया है उस केस में आपको पेमेंट का चेकिंग रिक्वायर्ड है, तो आप इसको चेकबॉक्स कर दीजिए। पेमेंट का अप्रूवल आपको रिक्वायर्ड है कि अब जो आपने माल मंगवा दिया है पर्टिकुलर अपने डिपार्टमेंट के लिए, उसका कोई अप्रूवल है जो आपको चाहिए कि वो विदाउट इसके अप्रूवल हम उसको पेमेंट नहीं कर सकें, तो उस केस में आप इसका पेमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड आप उसको चेकबॉक्स कर सकते हैं। परचेज रिक्वेस्ट अप्रूवल रिक्वायर्ड, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के लिए कोई भी परचेज रिक्वेस्ट करते हैं और उसका कोई अप्रूवल आपको रिक्वायर्ड है, तो उस केस में आप पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट के लिए परचेज रिक्वेस्ट अप्रूवल रिक्वायर्ड आप यहाँ चेकबॉक्स करें। जब तक आप इन चीज़ों को यहाँ से अपडेट नहीं करते हैं तब तक आप आगे उस रिक्विजिशन और उसके लिए सैंक्शन अप्रूवल के लिए आप पर्टिकुलर उसके लिए आगे वर्क नहीं कर पाएंगे। हालांकि उसमें ये चीज़ है कि अगर आप इसको अनचेक बॉक्स करते हैं तो इनकी जो अप्रूवल सैंक्शनिंग की जो चीज़ें होंगी वो खत्म हो जाएगी। डायरेक्टली माल मंगवा सकते हैं, आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो इसके अंदर कोई भी अप्रूवल सैंक्शन नहीं होगा तो डायरेक्ट आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट अगर आप ये चीज़ रखना चाहते हो कि सैंक्शन अप्रूवल हर एक डिपार्टमेंट के लिए बने और उनके अथॉरिटी पे ही उनके अप्रूवल सैंक्शन होने के पर भी माल हम ट्रांसफ़र कर सकें या परचेज कर सकें, उस केस में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो ये मेरा मेन फॉर्म था जहाँ से मैंने अपना नया एडमिशन फॉर्म बनाया है, मतलब मैंने नया डिपार्टमेंट बनाया है। मैं इसको सेव करता हूँ तो ये मेरा डिपार्टमेंट बन चुका है। अब इसी को मैं डिपार्टमेंट को सर्च भी करना चाहूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्टली नेम्स के इसको सर्च कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको स्टॉक का इंचार्ज बनाया हुआ है एनएनसी को। ये था मेरा डिपार्टमेंट फॉर्म जहाँ से मैं डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। फिर हम चलते हैं डिपार्टमेंट आइटम कैटेगरी रिलेशंस। डिपार्टमेंट आइटम कैटेगरी रिलेशंस से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्टॉक आइटम कैटेगरीज। ये स्टॉक आइटम कैटेगरीज हम इसलिए बनाते हैं कि आपके पास बहुत सारे आइटम्स होते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि आइटम कैटेगरी क्या है। तो आइटम कैटेगरी ये वो है कि जैसे फर्नीचर है, तो फर्नीचर के अंदर बहुत सारे आइटम्स आते हैं, तो हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। तो जितने भी आइटम्स हैं और उन आइटम्स का एक मेन कैटेगरी होना चाहिए कि हाँ ये इस कैटेगरी से रिलेटेड आइटम है, ये इस कैटेगरी से रिलेटेड है। जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर के अंदर चेयर, टेबल्स, बेंच, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके फर्नीचर कैटेगरी के रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आपने कैटेगरी बनाई। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में क्या हो गया है, बल्ब, ट्यूबलाइट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हम एक कैटेगराइज करते हैं। तो आइटम कैटेगरी अपने को बनाना ज़रूरी होगा। आप आइटम कैटेगरी नहीं बनाएंगे तो वो आइटम वाइज सारे लिस्टेड आपको कॉल हो जाएगा। आइटम वाइज तो आपको वैसे भी रिपोर्ट्स वो सारी चीज़ मिल जाएगी, बट कैटेगराइज से ये हो जाएगा कि आप देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर फर्नीचर से रिलेटेड मेरे पास कितने आइटम्स अवेलेबल हैं। तो फर्नीचर कैटेगरी जब भी आप नया आइटम ऐड करेंगे स्टॉक आइटम फॉर्म से, तब आप उसको कैटेगरी सेलेक्ट करके उस आइटम को ऐड कर सकते हैं। तो कैटेगरी हम कैसे बनाएंगे वो आपको बता देता हूँ।
पेरेंट कैटेगरी नेम आप जैसा चाहें वैसे आप उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सर्च किया इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी आपने आइटम कैटेगरी बना रखी होगी वो नीचे आपको लिस्टिंग में दिख जाएगी। वहीं से आप इसको एक्सपोर्ट प्लस करके आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट में डायरेक्टली प्रिंट नहीं हो जाएगा, ये एक रिपोर्ट आपका एक HTML रिपोर्ट ओपन होगा, आप फिर उसको कंट्रोल कमांड देके आप रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। अब मेरे को कोई भी नई कैटेगरी बनानी है तो ऐड न्यू पे क्लिक करके मैं उसका कैटेगरी बना सकता हूँ। अब वो कैटेगरी आपके किसी पेरेंट कैटेगरी की है तो आप पेरेंट कैटेगरी में कुछ भी ऐड मत कीजिए, डायरेक्टली आपका पेरेंट कैटेगरी बन जाएगा। और उस पेरेंट कैटेगरी के अंदर आपको कुछ सब कैटेगरीज बनानी है तो आप जो भी कैटेगरी नेम आप यहाँ पर ऐड करते हैं उसको किस कैटेगरी के अंदर आपको ऐड करना है तो आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये मेजर फॉर्म है जहाँ से अपन स्टॉक की आइटम कैटेगरी बनाएंगे। कैटेगराइज करने के लिए अपने को कैटेगरी बनानी जरूरी है ताकि हम उन कैटेगरी के अंदर ही वो आइटम्स क्रिएट कर सकें, उन आइटम्स को एंटर कर सकें। अब मैंने डिपार्टमेंट बना दिया, मैंने आइटम कैटेगरी बना दी, बट डिपार्टमेंट का आइटम से कैटेगरी रिलेशन नहीं किया। जब तक मैं आइटम कैटेगरी रिलेशन नहीं करूँगा तब तक मुझे पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट के अंदर वो आइटम्स लिस्ट नहीं होंगे, व्यू नहीं होंगे, ना ही मैं कोई एंट्री कर पाऊँगा। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक बार अगर मेरे मास्टर्स में डिपार्टमेंट, आइटम कैटेगरी और आइटम कैटेगरी रिलेशंस बन जाते हैं, वेंडर का रिलेशन बन जाता है, तो उस केस में हम उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए परचेज रिक्वेस्ट करनी हो, टेंडर रिक्वेजिशन करना हो, तो सारी चीज़ें हम कर पाएंगे। तो अब जैसे मैं डिपार्टमेंट सर्च करता हूँ सेंट्रल स्टोर के अंदर देख सकते हैं मैंने ये सारे कैटेगरी के रिलेशन दे रखे हैं। तो जब भी मैं अपना डिपार्टमेंट ओपन करता हूँ सेंट्रल स्टोर, तो इस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होंगे वो पर्टिकुलर मेरे डिपार्टमेंट में व्यू हो जाएंगे। तो उन्हीं के अगेंस्ट में मुझे कोई आइटम परचेज करना हो या रिक्विजिशन करनी हो, इंडेंट बनाना हो, आइटम ट्रांसफ़र करने हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो सारे आइटम्स मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, रिक्विजिशन कर सकता हूँ, सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट डिपार्टमेंट का अगर आइटम कैटेगरी रिलेशन ही नहीं है तो आपके आइटम्स सारे व्यू आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में होंगे नहीं। अब वो कैसे होंगे, कैसे हम उसको रिलेशन देंगे? मैंने आइटम कैटेगरी बना दी, डिपार्टमेंट बना दी। अब ऐड न्यू पे चलता हूँ। अभी मैंने एक डिपार्टमेंट बनाया था एडमिन ऑफिस, तो एडमिन ऑफिस में सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं सारी कैटेगरी अभी अनअसाइंड है। अब ये जो एडमिन ऑफिस है इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि कैटेगराइज करके मेरे को इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अप्लाई करने हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपके एग्जांपल बताता हूँ कि सेंट्रल स्टोर है, सेंट्रल स्टोर में तो सारी कैटेगरी के डेटा अवेलेबल रहते हैं, आइटम्स अवेलेबल रहते हैं। सेंट्रल स्टोर से ही वो आपके सब डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर अपने डिपार्टमेंट के लिए भी कोई रिक्विजिशन करनी है तो आप सेंट्रल स्टोर को रिक्विजिशन करोगे, या अगर आप खुद ही एक मेन डिपार्टमेंट हो तो आप खुद ही डायरेक्टली उस आइटम्स के लिए आप परचेज रिसीव सब कुछ कर सकते हो। अब एडमिन ऑफिस है जो कि मेरा सब डिपार्टमेंट है सेंट्रल स्टोर का। एडमिन ऑफिस में पर्टिकुलर क्या चीज़ होती है कि उसके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में फर्नीचर के कुछ आइटम्स पड़े हुए हैं, कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से रिलेटेड पड़े हुए आइटम्स हैं, कुछ लैपटॉप या प्रोजेक्टर से रिलेटेड कुछ आइटम्स पड़े हुए हैं। तो वो सारी कैटेगरी वाइज हमने जो कैटेगरी बना रखी है उनका रिलेशन हम इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जब मैं जैसे इसको यहाँ से अप्लाई करूँगा, असाइन करूँगा, तो पर्टिकुलर इन कैटेगरी रिलेटेड जितने भी आइटम्स हो जाएंगे वो मेरे एडमिन ऑफिस डिपार्टमेंट में दिख जाएंगे। जैसे मैं यहाँ से राइट्स देता हूँ कंप्यूटर आइटम्स, लैपटॉप्स, फर्नीचर्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो मैंने सिर्फ 4 कैटेगरी के असाइन करी है मैंने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। तो इन 4 कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी आइटम्स मैं बनाता हूँ वही आइटम मेरे को पर्टिकुलर एडमिन ऑफिस में दिखेंगे। अगर मैं देखना चाहूँ फर्नीचर वुडन में कौन से आइटम्स हैं जो कि मेरे को एडमिन ऑफिस में नहीं दिख रही है, तो उससे पहले आपको उसका डिपार्टमेंट का रिलेशन देना ज़रूरी है। जब तक आप पर्टिकुलर कैटेगरी के रिलेशन उस डिपार्टमेंट में अप्लाई नहीं कर देते हैं तब तक वो आइटम्स आपको व्यू नहीं होंगे। और मैं इसको सेव करता हूँ तो पर्टिकुलर मेरे एडमिन ऑफिस के लिए मेरे वो डिपार्टमेंट का आइटम कैटेगरी रिलेशन बन चुका है। तो आप देख सकते हैं यहीं से आपको उसको रिपोर्ट भी जनरेट करनी है तो आप एक्सपोर्ट करके आप उसको रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको मेल करना है या PDF में देनी है, एक्सेल में देनी है, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं डिपार्टमेंट वेंडर रिलेशंस में। जैसे हमने डिपार्टमेंट का आइटम कैटेगरी रिलेशन दे दिया, वैसे ही वेंडर का रिलेशन देना भी ज़रूरी है।
अगर आप परचेज़ ऑर्डर परचेज़ रिसीव करते हैं तो और उसकी वेंडर की डिटेल्स का पेमेंट करना, वो सारी डिटेल्स अगर आप अपने पर्टिकुलर स्टॉक डिपार्टमेंट्स में रखना चाहते हैं, स्टॉक मॉड्यूल में रखना चाहते हैं, तो उस केस में आपको डिपार्टमेंट का वेंडर रिलेशन भी देना ज़रूरी है। अब वो कैसे देंगे, वेंडर्स कैसे क्रिएट करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अब वेंडर्स के अंदर आपको यहाँ पर कहीं पे भी दिख नहीं रहा होगा कि मैं वेंडर कहाँ से क्रिएट करूँगा, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मेन मास्टर्स के अंदर आपके पास एक फॉर्म के राइट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। अगर नहीं होते हैं तो आप अपने ERP मैनेजर या मैनेजमेंट को आप बोल सकते हैं कि आप मुझे वेंडर्स के राइट्स भी अवेलेबल करवाएं, ताकि अगर आपको कोई भी नया वेंडर क्रिएट करना है अपने पर्टिकुलर स्टॉक वेंडर के लिए, स्टॉक मॉड्यूल के लिए, तो आपको मेन मास्टर्स के अंदर वेंडर्स का एक फॉर्म है जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से अपन वो वेंडर क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी मैं नया वेंडर यहाँ से क्रिएट करता हूँ, जैसे मैं वेंडर्स पे क्लिक करता हूँ, मैं आ गया हूँ यहाँ वेंडर्स पे, ऐड न्यू। वेंडर टाइप क्या है, वो आपका स्टॉक वेंडर है, लाइब्रेरी वेंडर है, जो भी वेंडर पर अगर वो आपका स्टॉक का वेंडर ही है तो आप इसको स्टॉक वेंडर पे क्लिक कर दीजिए। बट वो कॉमन टू ऑल है, मतलब वो मेरा एडमिशन वेंडर भी है, मेरा पब्लिशर वेंडर भी है, तो आप उसको कॉमन टू ऑल भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम सिर्फ स्टॉक की बात कर रहे हैं तो मैं स्टॉक वेंडर के अंदर बना रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर जो भी स्टॉक का वेंडर का नेम बनाना चाहता हूँ, स्टॉक का वेंडर नेम, उसका कोड, अगर आपको उसका कोड देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन कौन रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर अगर है आपके पास तो उसके कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं। कंट्री, स्टेट, सिटी, अगर उस वेंडर की अगर कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट, वो सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं। इनेबल ऑटो TDS कैलकुलेशन, मीन्स अगर आपको एम्प्लॉयज़ का कोई TDS अगर आपको काटना है, एम्प्लॉय का क्या मीनिंग्स, वेंडर का अगर आपको कोई TDS काटना है तो उस केस में उसकी ईयरली लिमिट, वन टाइम पेमेंट लिमिट, उसका TDS कितना डिडक्ट होगा, तो वो सारी डिटेल्स अपन यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। जो वेंडर्स जिसके साथ आपका ट्रांजेक्शन अगर डिसेबल्ड हो जाता है तो आप उसको डिसेबल कर दीजिए, उससे आपको आपका कोई भी लेन देन नहीं हो रहा है, तो उस केस में उन वेंडर्स को अपन डिसेबल भी कर सकते हैं। तो वो आपके परचेज रिसीव में या PO बनाने के टाइम में वो वेंडर आपको व्यू नहीं होंगे। प्लस लॉगिन्स डिटेल्स भी हम वेंडर को प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर वेंडर अपना लॉगिन करके अपनी बेसिकली सारी डिटेल देख सकता है कि जो माल वेंडर ने हमें भेजा है उसके अगेंस्ट में कितना पेमेंट आ चुका है, कितना पेमेंट उसका बाकी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ईयरली लिमिट जो भी आप सेट करते हैं, जैसे आपने 3 लाख का माल आप उनसे परचेज़ करते हैं तो वन टाइम पेमेंट होता है, वन टाइम पेमेंट लिमिट आप सेट कर सकते हैं, 50,000 से ऊपर आप माल नहीं मंगा सकते। प्लस 10% उसका TDS डिडक्ट आप करना चाहते हैं तो TDS सेटिंग आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। उसका पैन नंबर, RST नंबर, GST नंबर, वो सारी चीज़ें आप पर्टिकुलर वेंडर फॉर्म के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। तो जैसा हमने ये डाला, उसका 10% TDS डिडक्ट सेव किया, तो ये मेरा नया वेंडर क्रिएट हो गया है। वेंडर क्रिएट करने के बाद हम वापस चलते हैं डिपार्टमेंट वेंडर रिलेशन पर। आप डायरेक्टली, अगर आपको फॉर्म का नेम पता है, डायरेक्टली आप यहीं से फॉर्म का नेम मेंशन करके आप उसको डायरेक्टली आप सर्च करके आप उसको जब एंटर करेंगे तो आप डायरेक्टली आप उस डिपार्टमेंट वेंडर रिलेशन फॉर्म पर आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने सेंट्रल स्टोर के लिए किन किन का वेंडर रिलेशन दे रखा है, तो यहाँ पर आपको वो सारी रिपोर्ट्स मिल जाएगी। अब मैंने जैसे नया एक डिपार्टमेंट बनाया था जो कि आपने देखा होगा, तो हम चलते हैं एडमिन ऑफिस पे। अब आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पर सारे वेंडर्स दिख रहे हैं। अब इसमें से आपको कोई सारे वेंडर्स असाइन करने हैं तो आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे पर्टिकुलर 2 या 3 वेंडर्स का ही रिलेशन आपको यहाँ देना है। जैसे मैंने यहाँ 2-3 जो मैंने वेंडर्स बनाए थे, एक वेंडर जो मैंने आपके अभी सामने दिखाया था, तो विनायक एंटरप्राइजेस का मैं राइट्स दे देता हूँ, PM इन्फो ट्रेड का राइट्स दे देता हूँ, एलाइट सेल्स एजेंसी का मैं देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ। तो जब एडमिन ऑफिस जो डिपार्टमेंट है, अगर वो किसी से रिक्विजिशन या परचेज ऑर्डर अगर वो क्रिएट करता है तो वो पर्टिकुलर इन 3 वेंडर्स के ही PO वो जनरेट कर सकता है, वो बना सकते हैं, क्योंकि हमने रिलेशन जो दिया है वो इन 3 वेंडर्स का दिया है। मान लीजिए अगर आपने चौथा वेंडर आपको बनाना है तो वेंडर्स आप ऐड करके आप उसका रिलेशन दे दीजिए, तो वो 4th वेंडर आपको वहाँ पर भी हो जाएगा। अब हम चलते हैं, डिपार्टमेंट बन गया, मेरा आइटम कैटेगरी रिलेशन बन गया, वेंडर का रिलेशन भी बन गया है। अब स्टॉक के आइटम्स हैं जो कि मुझे ऐड करने हैं।
वन टाइम अगर आपके पास सारा डेटा अगर एक्सेल में अवेलेबल है तो अपन स्टॉक के आइटम्स, डिपार्टमेंट, वो सारी चीज़ें हैं जो इंपोर्ट प्रोसेस के थ्रू अपन इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई नया आइटम है वो डायरेक्टली यहीं से ऐड भी करना है तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं हमने सर्चिंग पार्ट दिया हुआ है, आप आइटम कैटेगरी वाइज, आइटम टाइप वाइज, आइटम नेम वाइज जैसा चाहें वैसे जो भी आप आइटम ऐड करते हैं उसको आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। आइटम कोड वाइज या उसके HSN कोड वाइज आप यहाँ से उसको जनरेट कर सकते हैं। अब मेरे को कोई नया आइटम ऐड करना है तो मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। आइटम नेम जो भी मेरे को, ये कोड जो है ऑटो जनरेटेड कोड है, अगर आपको कोई नया कोड डालना है तो आप नया कोड भी बना सकते हैं। HSN कोड, हर एक आइटम का HSN कोड होता है, अगर वो HSN कोड आपको पता है तो HSN कोड आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब जो मैंने आइटम्स बना रखे हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ दिखी रही है। इसके अलावा अगर मेरे को कोई नया आइटम ऐड करना है तो हम नया आइटम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं डालता हूँ HP लैपटॉप्स, उसका कोड ही है। अब उसका HSN कोड अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली उसका HSN कोड आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे मैं कुछ भी एक डमी यहाँ डाल देता हूँ। आइटम कैटेगरी, अब ये जो HP लैपटॉप्स हैं वो मेरे किस कैटेगरी से रिलेटेड है, वो मेरा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है या वो मेरा इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, किससे है, तो आप वो सारी चीज़ें आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे अगर वो इलेक्ट्रिक अप्लाइंस में आप डालना चाहते हैं आप उसमें डाल सकते हैं। जैसे मैं लैपटॉप्स पे ले लेता हूँ और आइटम टाइप ले लेता हूँ रिकरिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग नॉन रिकरिंग वो है कि ये आइटम जो है आपका डेली बेसिस पे यूज़ होता है, रिकरिंग नेचर में है तो आप उसको नॉन रिकरिंग कर सकते हैं। अगर वो नॉन रिकरिंग नेचर में है तो आप उसको नॉन रिकरिंग कर सकते हैं। तो जो भी कंज्यूम्ड आइटम है वो एज इट इज़ आपके रिकरिंग में रहेंगे, जो नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स है उसको अपन नॉन रिकरिंग कर सकते हैं। तो जैसे ये नॉन रिकरिंग करता हूँ। अब आप देख सकते हैं आइटम टाइप में आपको कोई नया आइटम टाइप बनाना है तो उस केस में आपके सामने एक आइकन दिख रहा है। अगर किसी भी फॉर्म में अगर आपको ये आइकन दिखता है तो इट मीन्स अगर मेरे को कोई भी नया कोड ऐड करना है पर्टिकुलर उस कैटेगरी के अंदर, तो आप देख सकते हैं ऊपर ऑप्शन दिख रहा है ऐड कोड मास्टर अंडर कैटेगरी ऑफ स्टॉक आइटम टाइप। तो मैं कोई भी नया कोड यहाँ बनाऊंगा और उसको जब ऐड करूँगा तो मेरे को वो आइटम टाइप मेरे को इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिख जाएगा। प्लस अगर आपके पास मेन मास्टर्स में, मास्टर्स के अंदर कोड मास्टर के राइट्स आपके पास अवेलेबल हैं तो उस कोड मास्टर में भी स्टॉक आइटम टाइप की कैटेगरी के अंदर आप वो अपडेट कर सकते हैं। आइटम यूनिट पीसेज में है, किलोग्राम में है, किस में है। जैसे HP लैपटॉप्स हैं तो नॉर्मली वो HP पीसेज में ही होंगे, अपने पास पीसेज में वो अवेलेबल हैं या नहीं है तो अब हो जाएंगे जब अपन उसको आइटम ऐड करेंगे या उसका बैलेंस अपडेट करते हैं या परचेज करेंगे। रीऑर्डर लेवल उस केस में अपन यूज़ कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अब आपके पास HP के लैपटॉप्स 3 रह गए हैं और उसका आप ऑर्डर लेवल सेट कर देते हो तो ऑर्डर लेवल जैसे सेट आप यहाँ से करेंगे तो उसके बाद आपको मैसेज शो कर देगा वो कि ये आइटम लेवल जो इसका जो आइटम का बैलेंस है वो अब आपके पास कम हो चुका है। तो उस केस में आपको परचेज करना है, कुछ भी करना है तो अपन उसका रीऑर्डर लेवल सेट कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक नोटिफिकेशन है कि आपके पास आइटम अब कम होने वाला है तो उस केस में आप नया परचेज करें तो वो सारी चीज़ अपन रीऑर्डर लेवल के थ्रू सेट कर सकते हैं। उस आइटम का अगर आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, जैसे HP के लैपटॉप है उसको पूरा आपको नॉर्मली कोई डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। HP लैपटॉप है, रैम कितनी है, तो वो सारी चीज़ें अपन डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या डाल सकते हैं। नॉन कंज्यूमेबल आइटम, नंबर्ड आइटम, जो भी आप आइटम बनाते हैं वो आइटम आपका नंबरिंग बेसिस पे चलता है क्योंकि अगर अपन नंबरिंग रखते हैं तो इसके अपन बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं। प्लस ये वाला नंबर का आइटम मेरे किस डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है तो नंबरिंग वाइज भी वो डेटा सारा अपन देख सकते हैं। तो अगर ये आइटम आपका नंबरिंग आइटम है तो आप इसको नंबर पे क्लिक कर दिए और इसकी जो भी सीक्वेंसिंग नंबरिंग आपको बनानी है वो आइटम नंबरिंग फॉर्म जब मैं आपको बताऊंगा तो उसके अंदर अपन देख सकते हैं। ये आइटम अगर आपका कंज्यूमेबल है तो कंज्यूमेबल आइटम पे चेक बॉक्स कर दीजिए, अगर नॉन कंज्यूमेबल है तो आप इसको अनचेक बॉक्स रहने दीजिए और उसको सेव कर दीजिए। तो HP लैपटॉप करके मैंने एक आइटम बनाया, आइटम कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट, नया कोड अपन यहाँ डाल सकते हैं, ये डला हुआ है। कोई नया ही बनाना है तो नया ही बना सकते हैं। तो ये मेरा आइटम सेव हो गया। अब इसी आइटम को मैं कोड वाइज सर्च करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कोड वाइज सर्च कर सकता हूँ। तो अभी जो मैंने लैपटॉप ऐड किया था रिपोर्ट के अंदर स्टॉक बैलेंस का रिपोर्ट आपके पास मिल जाएगा, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्लस। आप जिस फॉर्म के अंदर आपको एक्सपोर्ट प्लस तो मैंने आपको बता ही दिया, बट किसी फॉर्म के अंदर आपको रिपोर्ट या रिपोर्ट प्लस का ऑप्शन मिलता है तो इट मीन्स आप यहीं से भी डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं एडमिन ऑफिस लेता हूँ और इसकी डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट जनरेट करना चाहूँ
मैं यहाँ से उसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मुझे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज मैंने जो एडमिन ऑफिस डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया उसके अंदर मेरे को कोई भी आइटम नहीं दिख रहा है। तो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अभी तक हमने उसके अंदर उसका करंट बैलेंस या कुछ भी अपडेट नहीं किया। अगर वो हम अपडेट कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो डेटा आपको यहाँ पर कॉल हो जाएगा। मैं जैसे डिपार्टमेंट सेलेक्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्टली जब रिपोर्ट जनरेट करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं मुझे हर एक डिपार्टमेंट वाइज क्या आइटम्स पड़े हुए हैं, उसका आइटम कोड, करंट बैलेंस उसका कितना है, तो आपको हर एक डिपार्टमेंट की वो लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी। तो स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट में स्टॉक आइटम फॉर्म के थ्रू भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। आइटम कोड, करंट बैलेंस, प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर मेरे पास फैंसी लाइट्स पड़ी हुई हैं, आइटम कोड उसका 78 है, एक बैलेंस है, फ्रिज पड़ा हुआ है। तो ऐसी सारी एंट्रीज हैं जो कि अपन और उसकी रिपोर्ट्स अपन यहाँ देख सकते हैं। रिपोर्ट फॉर्मेट के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं शो फॉर टोटल, जैसे करंट बैलेंस का आपको लास्ट में टोटल चाहिए, ग्रुप बाई में आपको करना है डिपार्टमेंट वाइज, तो आप यहाँ से ग्रुप बाई डिपार्टमेंट वाइज आपके सामने ये रिपोर्ट जो ओपन हुई है इसके अंदर आप देख लीजिए, उसका जो भी करंट बैलेंस होगा वो नीचे लास्ट में टोटल में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो फ्रेंड ये था अपना स्टॉक आइटम फॉर्म, जहाँ से हम उसको HSN कोड वाइज जैसा चाहे वैसा अपन सर्च करके और नया आइटम अगर आपको ऐड करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। और रिपोर्ट प्लस के थ्रू मैं स्टॉक की बैलेंस रिपोर्ट यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ। स्टॉक राइट्स, अब मुझे स्टॉक के राइट्स असाइन करना है। स्टॉक के राइट्स किस चीज़ में असाइन करने होंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकते हैं। प्लस अगर मेरे को किसी डिपार्टमेंट के कोई राइट्स असाइन करने हैं, जैसे हम ये लिया एडमिन ऑफिस, एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम कॉल हो जाएंगे। आपको क्या राइट्स देने हैं कि जो भी डिपार्टमेंट में आपके पास रिक्विजिशन आती है उसका सैंक्शनर पर्टिकुलर आप जिस डिपार्टमेंट का किसको बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसका रिक्विजिशन सैंक्शनर बना सकते हैं। किसी डिपार्टमेंट के लिए आपको उसको अप्रूवर भी बनाना है तो आप अप्रूवल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे एडमिन ऑफिस पे कोई भी रिक्विजिशन आती है उसका आपने सैंक्शनर नैन्सी को बना रखा है, सेम थिंग उसका अप्रूवर भी आपने नैन्सी को बनाना चाहते हैं तो आप नैन्सी को बना सकते हैं। उसका लेवल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल पर सैंक्शनिंग आएगी, सेकंड लेवल पे सैंक्शन होने के बाद वो अप्रूवर के पास जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ से रिक्विजिशन के केस में आप उसके अप्रूवल सैंक्शन बना सकते हैं, पेमेंट के टाइम में आप उसके अप्रूवल और चेकिंग बना सकते हैं, परचेज रिक्वेस्ट के लिए आपको कोई अप्रूवर बनाना है वो आप बना सकते हो। पीओ सैंक्शन अप्रूवर के लिए आपको अगर किसी डिपार्टमेंट का किसी एम्प्लॉय को आपको सैंक्शन अप्रूवल बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। उसकी हायरार्की लेवल अपन यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सभी डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए मैंने एक सैंक्शन अप्रूवल बना दिया है। उसी की रिपोर्ट आप देखना चाहेंगे तो उसकी रिपोर्ट्स भी आप एक्सपोर्ट प्लस के थ्रू आप यहाँ देख सकते हैं कि डेनियल केएन जो हैं वो एकेडमिक डिपार्टमेंट के पेमेंट अप्रूवल भी हैं, पीओ अप्रूवर भी हैं। यही परचेज रिक्वेस्ट रिक्विजिशन के अप्रूवर भी हैं, पेमेंट के अप्रूवर और पेमेंट चेकिंग के अप्रूवर भी हैं। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के आप सैंक्शन अप्रूवर्स आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये मेजर फॉर्म है जहाँ से आप उसके स्टॉक के राइट्स असाइन कर रहे हैं। जब तक आप इसके स्टॉक के राइट्स असाइन नहीं करेंगे तब तक वो विदाउट आपके अप्रूवल सैंक्शन के थ्रू भी डायरेक्टली अप्रूवल और सैंक्शन हो सकते हैं। फिर हम चलते हैं टर्म्स एंड कंडीशन के टेम्पलेट्स पे। तो टर्म्स एंड कंडीशन के टेम्पलेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो भी मैं पीओ बना देता हूँ या रिक्विजिशन बनाता हूँ तो उस केस में मुझे टर्म्स एंड कंडीशन के टेम्पलेट्स हैं। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन के टेम्पलेट आप यहीं पर ऐड कर देंगे तो वही टेम्पलेट्स आपके पीओ के टाइम पे आपको डायरेक्टली कॉल हो जाएंगे। तो जैसे मैंने कुछ एक टेम्पलेट्स हैं जो यहाँ बना रखे हैं। जैसे मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन का टेम्पलेट, जिसके अंदर मैंने सारी कंडीशंस यहाँ पर मेंशन की हुई है। कॉमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशन, फर्स्ट पॉइंट है जीएसटी इंक्लूड मेंशन एज अ रूल। तो ऐसे कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन के टेम्पलेट में बना सकता हूँ। टेम्पलेट बना के उसको मैं सेव कर सकता हूँ। ये डेटा में मुझे अगर रिपोर्ट्स में कॉल करना है तो मैं रिपोर्ट्स में डायरेक्टली यहाँ से कॉल कर सकता हूँ। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस के टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। लास्ट पार्ट मास्टर्स के अंदर वो है अपना स्टॉक का इंपोर्ट। अब जो भी मैंने फॉर्म्स दिखाए हैं अब वो डायरेक्टली आप इंपोर्ट के थ्रू भी इंपोर्ट करने हैं
तो अपन यहीं से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब आपको कोई भी नया डिपार्टमेंट इंपोर्ट करना है, मैं स्टॉक डिपार्टमेंट जैसे सेलेक्ट करता हूँ। जो ऑलरेडी मैंने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, अगर उन्हीं की डेटा अगर आपको चेक करना है और उन्हीं की डेटा में आपको कुछ अपडेट करना है, तो प्रिपेयर शीट पे आप डायरेक्टली क्लिक कीजिए। जितने भी आपने डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं वो आपके यहाँ पर कॉल हो जाएंगे और आप इनका डेटा यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो ये मेनली डिपार्टमेंट इंपोर्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ से अगर मुझे नया डिपार्टमेंट इंपोर्ट करना है तो मैं ब्लैंक शीट पर क्लिक करूँगा। स्टॉक डिपार्टमेंट लिया, ब्लैंक शीट, प्रिपेयर इंपोर्ट शीट। यहाँ पर वो ब्लैंक शीट वाले कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ से मैं नया इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इसको वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं सारी एंट्रीज मेरी वैलिडेट पे आ रही है और इन्हीं को एंट्रीज को मेरे को वापस इंपोर्ट करना है तो मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। मतलब री अपडेट करने का ऑप्शन भी यहीं पर होगा। नया चीज़ एंट्री भी इंपोर्ट करनी है तो मैं यहीं से इंपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं कोई नया बनाना है, मैंने यही बना लिया। क्लिक करता हूँ, ये मेरा 24th की एंट्री पे वैलिडेट हो गया, इंपोर्ट किया तो ये सारे रिपोर्ट्स मेरे अपडेट हो गए। अब इसी चीज़ को मैं अगर डिपार्टमेंट्स में सर्च करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन आर्किटेक्चर, जो मैंने इंपोर्ट के थ्रू इंपोर्ट किया था डेटा यहाँ। तो इंपोर्ट के थ्रू मैं क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट कर पाऊँगा मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक के अंदर आप स्टॉक्स के डिपार्टमेंट्स, कैटेगरीज, स्टॉक के आइटम्स, प्लस आप जो परचेज रिसीव करते हैं, जिस भी वेंडर से आपने जो भी माल परचेज रिसीव किया है और वो रिसीविंग का भी आपको डेटा इंपोर्ट करना है तो परचेज रिसीव के थ्रू अपन उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। स्टॉक आइटम्स में अपन वो सारे आइटम्स हैं जो कि डायरेक्टली आप यहीं से इंपोर्ट कर सकते हैं। ब्लैंक शीट में क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ डेटा, आइटम नेम, आइटम कोड, HSN कोड, वो सारी चीज़ें आप यहीं से अपडेट कर सकते हैं। कुछ आइटम्स ऐसे भी होते हैं जो सर्विसेबल होते हैं, कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं जो कि आप परचेज करते हैं तो उस केस में आप उसका HSN कोड और SSC कोड दोनों डाल सकते हैं। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, अगर आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ अपडेट करने, जैसे हमने एडमिन ऑफिस लिया, ब्लैंक शीट क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे को वो आइटम्स ब्लैंक दिख जाएंगे और उसी के थ्रू आप इसके आइटम्स ओपनिंग बैलेंस हैं जो आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैंने दिया एकेडमिक्स शीट, अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने एकेडमिक डिपार्टमेंट में ये 3-4 आइटम्स हैं जो ऐड किए हुए हैं, उसकी क्वांटिटी और उसका अमाउंट सब कुछ मैंने डाल दिया और इसको इंपोर्ट किया। अब मैं जैसे एडमिन ऑफिस के लिए कोई डेटा डालता हूँ, ब्लैंक शीट में हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर मुझे वही आइटम दिखेंगे जो कि पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट आइटम का कैटेगरी रिलेशन मैंने दे रखा है और फिर इसकी क्वांटिटी और अमाउंट डाल के आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अपन चलते हैं डिपार्टमेंट आइटम कैटेगरी रिलेशन, जैसे मैंने एकेडमिक सर्च किया, देख सकते हैं इसको मैंने कंप्यूटर आइटम्स, लैपटॉप, फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के रिलेशन दिए हुए हैं। जैसे अपन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ही सर्च करते हैं, जैसे ये फैंसी लाइट्स हैं, ये फैंसी लाइट्स आपके पर्टिकुलर एडमिन ऑफिस डिपार्टमेंट के लिए आपको इंपोर्ट करनी है। आप इंपोर्ट पे जाएंगे, स्टॉक ओपनिंग बैलेंस, एडमिन ऑफिस, ब्लैंक शीट, डिपार्टमेंट हम सेलेक्ट करेंगे, एडमिन ऑफिस, आइटम ले लेंगे आप फैंसी लाइट्स आ गई, इसकी ओपनिंग क्वांटिटी आप डाल देंगे 1, उसका अमाउंट आप डाल देंगे एंड वैलिडेट। प्लस यही डेटा अगर आपको एक्सपोर्ट करके एक्सेल में आपको रिक्वायर्ड है तो आप वो एक्सेल में ले लीजिए और
वो एक्सेल में डेटा आप सारा इसी एक्सेल के अंदर आपको जो भी नए आइटम ऐड करने हैं, यहीं से आप नए आइटम ऐड करके यहीं से आप इसको कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। और इंपोर्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपका इंपोर्ट। तो जब अपन पर्टिकुलर स्टॉक की बैलेंस रिपोर्ट देखते हैं या स्टॉक का रजिस्टर देखेंगे तो उसके अंदर आपको वो बैलेंस अपडेट हो जाएगा। ये पार्ट जो भी आपने देखा है ये है अपना मास्टर्स का पार्ट, जिसमें आप देख सकते हैं आपको मैंने बताया है डिपार्टमेंट्स कैसे क्रिएट करेंगे, आइटम कैटेगरी रिलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशन, टेम्पलेट्स, इंपोर्ट फीचर। फॉर्म्स के अंदर हम चलते हैं। फॉर्म्स के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा स्टॉक आइटम नंबरिंग, स्टॉक रजिस्टर्स, टेंडर रिक्विजिशन, वेंडर का पेमेंट्स, वेंडर पेमेंट अप्रूवल्स, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको फॉर्म्स में दिखाऊंगा। हम चलते हैं स्टॉक आइटम नंबरिंग पर। तो स्टॉक आइटम नंबरिंग से पहले हम चलते हैं स्टॉक के रजिस्टर पर। स्टॉक रजिस्टर्स हम ओपन करते हैं। तो स्टॉक रजिस्टर्स ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ एडमिन ऑफिस सर्च किया तो एडमिन ऑफिस में जो भी मैंने आइटम का कैटेगरी रिलेशन दिया था वो सारे आइटम्स मेरे को यहाँ पर व्यू हो रहे हैं। जिसमें आप देख सकते हैं मैंने जो नया आइटम ऐड किया था HP लैपटॉप्स वो भी यहाँ दिख रहा है, प्लस जो मैंने इंपोर्ट के थ्रू उसका ओपनिंग बैलेंस जो डाला था फैंसी लाइट का, आइटम कोड वाइज या अपन आइटम नेम वाइज भी अगर सर्च करना चाहें, जैसे मैंने यहाँ फैंसी लिया और आइटम नेम से सर्च किया तो आप देख सकते हैं उसका एक ओपनिंग बैलेंस है जो कि इंपोर्ट के थ्रू यहाँ पर अपडेट हो चुका है। और दूसरे जितने भी आइटम्स है उसके अंदर अभी हमने कुछ भी ओपनिंग बैलेंस उसका नहीं डाला है। तो अगर मान लीजिए आपका ERP 2.0 मिड में इम्प्लीमेंट होता है या स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंट होता है और आप चाहते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस हम यहीं पर अपडेट कर दें, तो उस केस में इंपोर्ट के थ्रू आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि यहीं से हर एक आइटम का हम अलग अलग ओपनिंग बैलेंस इसी फॉर्म के थ्रू हम इसका अपडेट करना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट के लिए आप अपना डिपार्टमेंट नेम यहाँ डाल के आप उसको सर्च करेंगे तो आपको सारे आइटम्स यहाँ पर दिख जाएंगे और उन आइटम्स का जो भी ओपनिंग बैलेंस है आप एक एक करके आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस जैसे आप यहाँ डालना चाहते हैं, आपने डाला यहाँ 10 अमाउंट पर आइटम। अगर आपको पर आइटम का अमाउंट पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ डाल सकते हैं। क्लोजिंग अमाउंट आपको पता है, क्लोजिंग अमाउंट आप यहाँ डाल सकते हैं। तो वो अमाउंट पर आइटम आपका यहाँ पर पोस्ट आपको बता देगा। जैसे मैंने यहाँ डाला 3,20,000 तो क्लोजिंग अमाउंट पर आइटम आपको यहाँ दिखा दिया उसने 3,20,000 रुपीज़। अमाउंट पर आइटम कितना हो जाएगा 32,000। तो ये आपने एक ओपनिंग बैलेंस है जो कि आप इसके अंदर अपडेट करना है। सेव करने के बाद ये मेरा ओपनिंग बैलेंस यहाँ अपडेट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं करंट बैलेंस मेरे पास अभी 10 है। अब इसी डिपार्टमेंट के अंदर मेरे को कोई भी परचेज करना है या ट्रांसफ़र करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग मेरा क्लोजिंग क्वांटिटी यहाँ पर आपका कॉल हो जाएगा। परचेज क्वांटिटी में जो भी मैं परचेज करूँगा, ट्रांसफ़र आउट में जो भी मैं ट्रांसफ़र करूँगा, उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी क्लोजिंग क्वांटिटी होगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। फर्स्ट टाइम में आपको करंट बैलेंस यहाँ दिख जाए, उसके बाद ये क्लोजिंग क्वांटिटी आपको यहाँ पर दिखती रहेगी। तो पर्टिकुलर स्टॉक रजिस्टर के अंदर मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए उसका पूरा रजिस्टर यहाँ पर एक बार 1 टाइम के लिए अपडेट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जब भी आप ट्रांसफ़र करते हैं, परचेज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसका करंट बैलेंस क्लोजिंग क्वांटिटी अपडेट होती रहेगी। ये मेजर फॉर्म है स्टॉक रजिस्टर, जहाँ से अपन इस रजिस्टर फॉर्म के थ्रू हम हर एक डिपार्टमेंट के हर एक उस डिपार्टमेंट के जितने भी आइटम्स है उसका ओपनिंग बैलेंस हम 1 टाइम के लिए यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। अब चलते हैं स्टॉक आइटम नंबरिंग में। तो स्टॉक आइटम नंबरिंग में आप देख सकते हैं आइटम नंबरिंग क्या है। अगर मेरे को किसी आइटम का नंबरिंग करना है ताकि हमें ये चीज़ पता चल जाए कि ये आइटम नंबर है किस डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है, ये आइटम नंबर है वो किस डिपार्टमेंट पड़ा, तो इसके लिए अपन आइटम नंबरिंग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैं एडमिन ऑफिस डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ, आइटम नेम लेता हूँ मैं, जैसे हमने HP लैपटॉप्स को ही आइटम नंबरिंग में बनाया था, वो आइटम नंबरिंग यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो आपको दिख जाएगा HP लैपटॉप्स टोटल क्वांटिटी ये। अब आप देख सकते हैं जैसे मैं फैंसी लाइट को लेता हूँ, फैंसी लाइट जो है अगर मेरी नंबरिंग में होगी तो यहाँ पर दिख जाएगी, अगर वो नंबरिंग पे नहीं है तो वो आइटम यहाँ पर मुझे नहीं मिलेगी। ये जैसे नंबरिंग में है तो वो आपको नंबरिंग पे दिख जाएगी, उसकी भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। जो नंबरिंग आइटम आपने स्टॉक आइटम के अंदर नंबर्ड पे क्लिक करके उसको सेव किया होगा वही आइटम नंबरिंग, वही आइटम नेम यहाँ पर आपको नंबरिंग फॉर्म में दिखेंगे। अब इसकी नंबरिंग आपको करनी है, नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको 10 क्वांटिटी पे आपको उसको नंबर करना है तो आप कर सकते हैं स्टार्ट फ्रॉम 1 या 101। प्रीफिक्स अगर आपको उसमें ऐड करना है जैसे आपने ID स्लैश करके डाल दिया तो ये आपका ऐड हो जाएगा। तो
प्रीफिक्स में आपका AD स्लैश करके डल गया और नंबरिंग जो भी मैंने स्टार्ट करी है वो नंबरिंग करना यहाँ पर मिल जाएगी। और इसको जब मैं सेव करूँगा तो मेरी पर्टिकुलर एडमिन ऑफिस के HP लैपटॉप के लिए मेरी नंबरिंग बन चुकी है। इसी में आपको एडिट डिटेल करना है तो एडिट डिटेल से आप उसको एडिट कर सकते हैं। फिर हम आते हैं टेंडर रिक्विजिशन फॉर्म पर। इस टेंडर रिक्विजिशन फॉर्म पर आप 3 टाइप के रिक्विजिशन यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं टेंडर रिक्विजिशन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं डिपार्टमेंट वाइज जो भी मैंने टेंडर रिक्विजिशन करी है, चाहे वो इंडेंट हो, जो भी रिक्विजिशन टाइप मेरा, रिक्विजिशन टाइप हमने 3 इसमें डाले हुए हैं, इंडेंट, कोटेशन एंड टेंडर। तो जैसे अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के लिए कोई भी नया इंडेंट क्रिएट करते हैं और उसको आप जब सर्च करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं सेंट्रल स्टोर से सर्च करता हूँ तो आपकी जितनी भी सेंट्रल स्टोर से रिलेटेड आपने जो भी टेंडर रिक्विजिशन करी होगी, रिक्विजिशन टाइप चाहे वो इंडेंट हो, कोटेशन हो या टेंडर हो, तो वो सारी चीज़ें मेरे को लिस्टिंग में डेटा भी हो जाएगा। यहीं से मैं एक्सपोर्ट करके उसका प्रिंट रिपोर्ट भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे वो रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स में मिल जाएगी। ये रिक्विजिशन मास्टर रिपोर्ट्स आपको यहीं से मिलेगी। अब मैं जब ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ मेरे को डायरेक्टली किसी से इंडेंट मंगाना है, ठीक है। अब जैसे अपन ने एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया था एडमिन ऑफिस, मैं एडमिन ऑफिस से ही चलता हूँ। इंडेंट है, ऐड न्यू, वो आ गया मेरा इंडेंट। फर्स्ट आपको इंडेंट वाला दिखाता हूँ। एडमिन ऑफिस एक इंडेंट रिक्विजिशन कर रहा है, रिक्विजिशन सब्जेक्ट है मेरा। रिमार्क्स में जो भी मैं रिमार्क डालना चाहूँ, टर्म्स एंड कंडीशन। अब ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशन जो अपने मास्टर्स में भी देखा था, जो मैंने टेम्पलेट बनाया था उसमें से आपको कौन सा टेम्पलेट है जो सेलेक्ट करना है, आप उसी टेम्पलेट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वो टेम्पलेट यहाँ पर आ गया आपका, उसके टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर आ गई। फ्लोटिंग डेट, ओपनिंग डेट, ये जब आप टेंडर रिक्विजिशन, आप कोई टेंडर है जो आपकी वेबसाइट्स पे आप मैनेज करते हैं और आप टेंडर रिक्वायर्ड है, आपको कोई भी नया आइटम आप मंगवा रहे हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, तो आप टेंडर्स बनाते हैं। तो उस केस में आप वो टेंडर्स जो है यहाँ पर भी बना सकते हैं। उसका जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट EMD जो रिक्वायर्ड है, आपको उसको रिक्वायर्ड है तो आप अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट पे क्लिक करके उसका जो भी EMD अमाउंट होता है, रिटर्नेबल है, नॉन रिटर्नेबल है, वो सारी चीज़ें अपन टेंडर, जब आप टेंडर पे, जब मैं आपको टेंडर के बारे में बताऊँगा तब मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा। अब इसमें आपको जैसे HP लैपटॉप रिक्वायर्ड है, उसका HSN कोड आ गया, अवेलेबल बैलेंस। अब आपको कितनी क्वांटिटी और रिक्वायर्ड है, आपको 22 क्वांटिटी और रिक्वायर्ड है, आप इसको ऐड करेंगे। तो ये मेरा एक इंडेंट है जो कि रेज हो चुका है। अब आप यहाँ देख सकते हैं आपको एक मैसेज शो हो रहा है, द फील्ड टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी स्ट्रिंग और एरे टाइप, मैक्सिमम लेंथ उसकी 500 है। अब ये 500 से ऊपर अगर वो लिमिट जाता है तो उस केस में आप इस एंट्रीज को सेव नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मैं टर्म्स एंड कंडीशन को कोई टेम्पलेट दूसरे ले लेता हूँ, आइटम नंबरिंग आ गया, उसको मैंने सेव किया मेरा। वी वांट टू प्रिंट स्टॉक रिक्विजिशन, जो मैंने रिक्विजिशन रेज करी है उसका आपको प्रिंट रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ से उसका रिक्विजिशन का प्रिंट भी देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये एक मेरा एक छोटा सा फॉर्मेट्स है, बहुत ईजी फॉर्मेट्स हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपने टेम्पलेट्स बनाना चाहें, चाहे वो रिक्विजिशन के हों, PO के फॉर्मेट्स हों, चाहे वो अपने परचेस रिक्वेस्ट के फॉर्मेट्स हों, तो वो सारी चीज़ें अपन कहाँ से बना पाएंगे, वो हम बना पाएंगे यूटिलिटी के अंदर, मास्टर्स के अंदर, कस्टम टेम्पलेट्स। तो यहाँ से मैं जैसा चाहूँ वैसे अपने अकॉर्डिंग अपना टेम्पलेट बना सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये एक रिक्विजिशन का आ गया, जिसमें रिक्विजिशन नंबर कौन सा था, रिक्विजिशन टाइप क्या है, मेरा इंटेंट है, डेट क्या थी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी मैंने सब्जेक्ट वहाँ डाला था वो चीज़ यहाँ पर आ गई। सीरियल नंबर, आइटम नेम, क्या आइटम नेम मंगाया, यूनिट, क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन, जो भी डिस्क्रिप्शन अगर मैं उसमें डालता तो वो रिक्विजिशन और ऑथोराइटी सिग्नेचर। इसके अलावा भी अगर आपको कोई टेम्पलेट में ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। ये तो मेरा एक हो गया टेंडर रिक्विजिशन। एक आता है मेरा कोटेशन। अब मेरे को कोटेशन मंगवाने हैं वेंडर से, तो हम सेम एडमिन ऑफिस डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं,
टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपको डालनी है वो डाल सकते हैं, प्लस आपका आइटम नेम हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी 20, डिस्क्रिप्शन जो भी मैं ऐड करना चाहूँ यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये किया मेरा कोटेशन रेज हो गया है। जब मैं इसकी रिक्विजिशन करूँगा तो रिक्विजिशन टाइप क्या रह जाएगा मेरा, कोटेशंस। ऐसे ही मैं तीसरा टेंडर रेज करता हूँ। तो मैं तीनों टाइप्स के रिक्विजिशन बना सकता हूँ। अगर आपको फिजिबल है कि मेरे को डायरेक्टली इंटेंट बनाना है और उसका पीओ जनरेट करना है, वो भी हो सकता है। नहीं, आपको तो कोटेशन मंगवाना है 2-3 वेंडर से, तो वो कोटेशन अप्रूव करने के बाद फिर आप उसका पीओ रेज कर सकते हैं। प्लस टेंडर, आपको वेबसाइट्स पे, पुलिस की वेबसाइट्स पे आपने कोई टेंडर रेज करना है, इसमें आपके पास टेंडर्स के फ्लोट्स आएँ, उसके रेट्स आएँ, उसके बाद ही आपको जिस वेंडर को आपको फाइनल करना है तो वो टेंडर के थ्रू भी अपन अपडेट कर सकते हैं। जितने भी वेंडर्स होंगे वो पर्टिकुलर आपके टेंडर आपके कॉलेज के लिए सबमिट कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन आपको लेनी है। फ्लोटिंग डेट क्या रहती है आपकी, फ्लोटिंग डेट जैसे आपकी 3rd है, ओपनिंग डेट रहेगी आपकी 5 सितंबर, लास्ट डेट आपकी सबमिशन की रहेगी 10। EMD रिक्वायर्ड, EMD में आपको कितना अटैच मनी डिपॉजिट कितना रिक्वायर्ड है, रिटर्नेबल है, रिटर्नेबल डाल दीजिए। एंड आइटम नेम में HP लैपटॉप्स, जब आप इसको सेव करेंगे तो ये आपका रिक्विजिशन बन चुका है। और रिक्विजिशन का टाइप क्या है, टेंडर। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से टेंडर रिक्विजिशन कर सकता हूँ अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट, रिसीव कोटेशन, अप्रूव कोटेशंस। अब जो भी मैंने कोटेशन बनाया है, अब इसमें से किन किन वेंडर से मेरे पास वो कोटेशंस आ चुकी हैं, तो वो वेंडर्स की कोटेशन हम ऐड न्यू पे जब हम क्लिक करेंगे, ऊपर सर्चिंग का पार्ट है जहाँ से अपन इसको सर्च कर सकते हैं। ऐड न्यू में आप देख सकते हैं जो भी मेरे पास कोटेशंस आई हैं। जैसे हमने एडमिन ऑफिस के लिए एक कोटेशन मंगवाई थी HP लैपटॉप्स की, तो वो रिक्विजिशन नंबर आ गया, क्योंकि मेरा रिक्विजिशन नंबर 10 था, जो कि मैंने कोटेशन के थ्रू जनरेट करी। तो आप देख सकते हैं रिक्विजिशन मास्टर में कोटेशन और रिक्विजिशन नंबर 10, तो वही रिक्विजिशन नंबर 10 यहाँ पर फॉलो गया है। किस वेंडर ने आपको सबमिट करी, अब जैसे अलाइड एजेंसी। अब आप यहाँ देख सकते हैं मुझे सिर्फ 3 वेंडर ही दिख रहे हैं, पर इसके अंदर 4th वेंडर भी है जो अपनी कोटेशन सबमिट करना चाहता है, पर वो इसमें ऐड ऑन नहीं है। तो उस केस में आपको मेन मास्टर के मास्टर में जाके वेंडर्स ऐड करना है, डिपार्टमेंट को वेंडर रिलेशन देना है, तो वो वेंडर यहाँ पर फॉलो जाएगा। जैसे अलाइड सेल एजेंसी है जिन्होंने अपना कोटेशन दिया है, उन्होंने रेट दी है 12,000 या 22,000, 5% का डिस्काउंट। GST आपका कितना है, वो इंक्लूड है या GST एक्स्ट्रा है, अगर वो एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा के अकॉर्डिंग उसका टोटल अमाउंट यहाँ बनेगा। कार्ट्रिज इंक्लूड है, एक्स्ट्रा है, उसके अंदर आपका डिलीवरी टाइम क्या रहता है, वो सारी चीज़ें अपन मेंशन करके आप उसको रेट कर सकते हैं। एंड देन सेव। तो एक कोटेशन मेरे पास आ चुका है। ऐसे ही अगर दूसरा कोटेशन आपके पास आता है तो उस कोटेशन की भी एंट्री आपको यहीं पर करनी है। कोटेशन नंबर 10 रेट, उन्होंने जो रेट दी है वो रेट है आपको कुछ 3,000। GST एक्स्ट्रा है तो GST एक्स्ट्रा कितना है, अगर वो इसी के अंदर इंक्लूड है 5% GST है, उसको इंक्लूड कर दीजिए। सेव। तो ये मेरे पास 2 कोटेशंस आ चुके हैं। इन दोनों कोटेशंस का मैं अब इन दोनों कोटेशन में से कौन सा मुझे अपडेट करना है, तो यहीं से मैं कोटेशन रिसीव रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। जो भी मेरे पास कोटेशन रिसीव हुए हैं उसकी रिपोर्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं। तो जैसे रिक्विजिशन नंबर 10 में मेरे पास अलाइड सेल्स एजेंसी, जो कंपैरिजन रिपोर्ट बोलते हैं, वो ऐसे एज इट इज़ आपकी कोटेशन रिसीव रिपोर्ट है। यहाँ से भी आप उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, 20 क्वान्टिटीज़, उसकी रेट कितनी है, तो ये सारी चीज़ें अपन कंपैरिजन रिपोर्ट यहीं से जनरेट कर सकते हैं। अब इनमें से किसका कोटेशन आपको अप्रूव करना है, तो स्टॉक में हम जाएंगे, अप्रूव कोटेशन पे जाएंगे। तो यहाँ से आपको जिसका कोटेशन आपको अप्रूव करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद जो ऑलरेडी कोटेशंस अप्रूव्ड हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं।
जिसको हम डिपार्टमेंट वाइज यहाँ सर्च कर सकते हैं। ऑलरेडी जो अप्रूव्ड हैं वो आपको लिस्टिंग में दिख ही रहे हैं। अब जो भी कोटेशन आपके पास आया है अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों वेंडर्स के आपके कोटेशंस और इसकी रेट आपको यहाँ पर दिख रही है। इसमें से किस कोटेशंस मतलब किस वेंडर का कोटेशन आपको अप्रूव करना है, आप उस वेंडर को सेलेक्ट कीजिए, फिल पे क्लिक कीजिए, उसकी आइटम डिटेल्स, कार्ट्रिज एक्स्ट्रा कुछ हो रहा है, सेलेक्ट आइटम टू अप्रूव मीन्स मैंने इस आइटम को सेलेक्ट नहीं किया इसलिए ऑप्शन दे रहा है। अब ये मेरा कोटेशन अप्रूव हो चुका है। यहाँ से मैं कोटेशंस अप्रूव कर सकता हूँ। सेम थिंग जो भी मेरे पास टेंडर्स आए हैं उस टेंडर्स के अंदर भी अगर आपको डालना है, जैसे अपन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं एडमिन ऑफिस 11, किन वेंडर ने अपना टेंडर भरा है तो आप उन्हीं वेंडर्स की डिटेल आप यहाँ डाल सकते हैं। चेक नंबर जो भी उसने चेक दिया है, आपको किस बैंक का चेक दिया है, आपने किस बैंक में उसको डिपॉजिट करवाया है, डिपॉजिट देना आ जाएगा। देन उसकी रेट क्वांटिटी क्या रहेगी, GST एक्स्ट्रा लग रहा है तो एक्स्ट्रा उसके ऊपर उसका होगा सेम। इस वेंडर ने आपको रेट दे दी है तो आप रेट यहाँ डाल दीजिए। GST इंक्लूड करके दे रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको सी। तो जो टेंडर था टेंडर भी यहाँ आ चुका है, कोटेशन है जो मैं अप्रूव कर चुका हूँ। अब जो टेंडर मुझे अप्रूव करना है वो टेंडर भी मैं यहीं से अप्रूव कर सकता हूँ। दूसरे वेंडर था उसको अगर आपको EMD रिटर्न करना है तो आप रिटर्न EMD से आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। इसको आपको जो भी रिटर्न करना है EMD अमाउंट कितना रिटर्न करना है कुछ काट के आपको रिटर्न करना है। पेमेंट मोड आपका कैसा रहेगा, सेल्फ रिटर्न कैसे रिटर्न होगा, कैश दे रहे हैं कैश, चेक दे रहे हैं तो चेक नंबर, उसके ऊपर उसका लेजर सेलेक्ट करके आप उसको रिटर्न अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है आप पर्टिकुलर वेंडर को रिटर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने इस वीडियो में देखा है कैसे हम मास्टर्स क्रिएट कर पाएंगे, कैसे हम टेंडर एक्विजिशन के थ्रू हम इंडेंट बना पाएंगे, हम टेंडर क्रिएट कर पाएंगे, हम कोटेशंस बना पाएंगे, उसमें से कौन सा कोटेशन अप्रूव कर पाएंगे, जो भी टेंडर आपने बनाया उसमें से किस वेंडर को आपको वापस रिटर्न आपको मनी करना है। तो वो सारी चीज़ें हमने अभी देखी हैं स्टॉक मॉडल्स में। थैंक यू।